हेलो स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य योजना बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? तो राजस्थान के राज्य योजना बोर्ड का प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं। राजस्थान का राज्य योजना बोर्ड योजना और विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। बोर्ड की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार को योजना प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करना है। मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक नेतृत्व सीधे राज्य के दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीतिक योजना में शामिल है। राज्य योजना बोर्ड राज्य के संसाधनों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्राकृतिक, मानव और वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं और इनके इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करता है। इसमें आमतौर पर उपाध्यक्ष होता है, जो आमतौर पर उच्च प्रशासनिक या शैक्षणिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है और अर्थशास्त्र, कृषि, उद्योग और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए कई विशेषज्ञ सदस्य होते हैं इसमें। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी ये है कि नीति आयोग और राज्य योजना जैसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नीति आयोग पहले योजना आयोग के प्रमुख होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री योजना तंत्र के प्रमुख होते हैं ताकि सहकारी संघवाद बना रहे। राज्यपाल, हालांकि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इस संदर्भ में उनकी भूमिका काफ़ी हद तक औपचारिक होती है। विकासात्मक बोर्डों का नेतृत्व करने की कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के पास रहती है। वित्त मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री मुख्य रूप से वार्षिक राज्य बजट और राजकोषीय नीति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो योजना विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन स्वयं योजना बोर्ड के प्रमुख के रूप में नहीं। मुख्य सचिव, तो इसमें मुख्य सचिव राज्य के नौकरशाही के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। हालांकि वे योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे अध्यक्ष का पद धारण नहीं करते हैं। राजस्थान योजना विभाग में यह विभाग राज्य योजना बोर्ड को कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीक सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना एकीकृत विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें कि विकेंद्रीकृत योजना, जिसमें कि राज्य योजना बोर्ड जिला योजनाओं समितियों को प्रोत्साहित करता है, जिन्हें 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना जमीनी स्तर से शुरू हो। विकास में इन वर्षों में राजस्थान में बोर्ड की संरचना सतत विकास लक्ष्यों और राज्य के 33 जिलों अब 2023 तक बढ़कर 50 जिले हो गए हैं के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुई है। संसाधन जुटाना, जिसमें कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक केंद्रीय एजेंसियों और वित्त आयोग के साथ अनुदान सहायता और राज्य योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कर शेयरों के आवंटन के लिए बातचीत करना है। नीति निर्माण में बोर्ड औद्योगिक नीति, जल प्रबंधन और नवीनीकरण ऊर्जा पर विशेष सलाह प्रदान करता है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस पर केंद्रित है? तो यह हर खेत को पानी पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी पर केंद्रित है। अब इसके बारे में भी हम आपको डिटेल जानकारी बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई वर्ष 2015 को सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार के व्यापक दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इस योजना का प्राथमिक ध्यान हर खेत को पानी के नारे में निहित है।
जिसका अर्थ देश के हर खेत को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराना है। यह योजना केवल बड़े बांधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और वाटरशेड प्रबंधन सहित एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण पर जोर देती है। PMKSY रासायनिक उर्वरक वितरण से संबंधित नहीं है, जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाओं के तहत किया जाता है। इसी तरह बीज वितरण इस योजना का केंद्र बिंदु नहीं है। यह बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन के तहत ही शामिल है। यह योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट जैसी चल रही योजनाओं को मिलाकर तैयार की गई थी। जानकारी दी गई है, इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। आप पढ़ते रहिए, प्रभाकर इनसाइट चैनल से जुड़े रहिए और साथ में सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसे संवैधानिक दर्जा देता है? तो इसका उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं को। बता जा रहे हैं, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में पारित किया गया था और 24 अप्रैल वर्ष 1993 को लागू हुआ था। इससे भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इस संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक द पंचायतें हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 से 2430 तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम ने संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें 29 कार्यात्मक मदें या विषय शामिल हैं, जिन पर पंचायतों का अधिकार क्षेत्र है, जैसे कृषि, भूमि सुधार और लघु सिंचाई। इसमें प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली अनिवार्य की गई है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित करता है और कुल सीटों के 1/3 33% से कम नहीं सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसने PRIS के लिए चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की। यहाँ से जानकारी दी गई है, इसका भी आप स्नैपशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, वीडियो को रोक करके पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना ही आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ते चले जाएगी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था वर्ष 1977 से 1978 के मध्य हुआ था मरुभूमि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ। तो हम देख लेते हैं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP भारत सरकार द्वारा वर्ष 1977 से 1978 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था, ताकि मरुस्थलीकरण की संभावना वाले क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जा सके। DDP का प्राथमिक उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प के माध्यम से सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना है। यह पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त करने और इन शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करके समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। शुरुआत में यह कार्यक्रम गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के साथ साथ ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों जिनमें लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में और लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में शामिल हैं, दोनों में लागू किया गया था। नोट लीजिएगा, ये जो अतिरिक्त जानकारी और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सभी आप सभी को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। स्नैपशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार स्टडी करिए। बिकॉज रिवीजन एंड रिपीटिशन इज़ द की ऑफ ऑल मास्टरी। जितना आप रिवीजन और रिपीटिशन करते जाएंगे उतना ही आप मास्टरी लेवल पर पहुँचते चले जाएंगे।
आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रभाकर इनसाइट्स चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आपको डेली बेसिस पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जाते हैं और इसी तरह से जुड़े रहिए प्रभाकर इनसाइट्स चैनल से। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।